यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया के कई ममालिक खुराक के बहरान में फंस चुके हैं। बरसों से अंदरूनी और बैरूनी जंग में फंसे ममालिक के लिए हालात मजीद मुश्किल हो गए हैं। यमन उन ममालिक में से एक है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने पिछले 3 महीनों में यमन को 2.5 लाख टन गंदम बरामद की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी ने यमन पर ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हिंदुस्तान ज़रूरतमंद ममालिक को खुराक और माली इमदाद फराहम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इमदाद के कोऑर्डिनेटर और इंसानी इमदाद के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने हिंदुस्तान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने यमन में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया है। प्रकाश गुप्ता ने जॉइस का हिंदुस्तान के ताउन को उजागर करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। A rise in hunger and other needs. This is urgently needed. We are also encouraged by recent positive exchanges between the governments of Yemen and India on facilitating wheat exports from India. Commercial wheat imports from India have emerged as a key supply line for Yemen in the wake of the Ukraine. अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे डैबिंग ने यमन तनाज़े के फ़रीक़ीन से मुतालबा किया कि वो मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत में तौसी के लिए काम करें, जो 2 अगस्त को ख़त्म हो रही है, और उसका देरपा हल तलाश करें। डाई ने यमन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में कहा कि यमन में जंगबंदी को बेहतर नतीजा सामने आया है, सलामती और इंसानी हालात में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि यमनी हुकूमतों, हौसियों और सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफ़वाज ने ओमान में मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी के 3रे इजलास में जंगबंदी से मुतल्लिक़ अपने वादों का इयादा किया और चीन इन पेशरफ्त का खैर मकदम करता है।延长休战是也门人民和国际社会的共同心愿，符合也门各方的共同利益。中方希望也门各方坚定政治意愿，牢牢把握政治解决的大方向，积极推动休战延长，共同寻求也门问题的长期解决。श्रीलंका में मौशी बहरान के बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजाहिरीन ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और तोड़ फोड़ की। यही नहीं, मुश्तइल हुजूम ने वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे की निजी रिहाइशगाह को आग लगा दी। इस हंगामे के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदर राजापाक्से कहाँ है। बताया जा रहा है कि वो 5 जुलाई से लापता है। इसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। इसी दौरान पाक्से के बारे में एक नई खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से फरार होने के बाद उन्होंने अमेरिका के वीजे के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन अमेरिका ने राजापाक्से को वीजा देने से इनकार किया है। गुज़िश्ता रोज यूक्रेनी शहर चासोवेरिया में रूसी फजाई हमले में महलूकीन के तादाद बढ़कर 34 हो गई है। इतलात के मुताबिक अब भी दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी अफवाज डोनबास के बड़े शहरों पर हमले तेज करने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग 140वें दिन में दाखिल हो गई है। डोनेस्क फतह करने के बाद रूसी पेशकदमी में तेजी आई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी अफवाज डोनबास के बड़े शहरों पर हमले तेज करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के शहर डोनेस्क के चेसिवियार के एक अपार्टमेंट में रूसी मिसाइल हमले में हलाक होने वालों की तादाद 34 हो गई है। इतलात के मुताबिक अभी भी दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे कबल रूस ने यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में एक शॉपिंग मॉल और शहरी अहदाफ को निशाना बनाया था। इस हमले में 17 साल नौजवान और उसके वालिद समेत कुल 7 शहरी मारे गए, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी बीच यूक्रेनी शहर माइकोलिव में इमरजेंसी खदमात पर शेलिंग के नतीजे में आग लग गई। इस हमले में 2 मेडिकल फैसिलिटीज और रिहायशी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है।
जबकि दर्जन भर से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि रूस शेलिंग रात के 4 बजे शुरू हुई थी। ज़ेलेंस्की ने शहरियों की अमवात पर रूसी बर्बरियत को दहशतगर्दी से ताबीर किया। Увесь день продовжується розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині. Позавчора російські терористи завдали удару по 2 багатоповерхівкам, і на цей час у списку загиблих 31 людина. 9 вдалося врятувати. Харків пережив нові жорстокі удари російської армії. Чергова ракета влучила у житловий будинок. 1 під'їзд повністю зруйнований. Вранці ж окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії. 5 людей вбито. दूसरी तरफ रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी इस्कंदर मिसाइल ने उड़ीसा के इलाके में अमरीकी साख्ता हार्पून एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников. Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается. Так, за прошедшие 3 недели в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека. यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि रूसी अफवाज डोनेट्स्क के इलाके में अपने अब तक के सबसे मोहलक हमले शुरू करने का मंसूबा बना रही है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी फौज डोनेट्स्क के 2 शहरों क्रामाटोर्स्क और बखमुत पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों से इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। यूक्रेन का कहना है कि रूसी अफवाज ने 24 फरवरी को हमले के बाद से शहरियों को निशाना बनाया है, जिससे शहर, कस्बे और देहात खंडर हो गए हैं। मॉस्को ने इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि शहरियों की हलाकतों के जिम्मेदार यूक्रेनी हुक्काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेनी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात रूसी गोला बारूद के डेपो को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जबरदस्त धमाका हुआ। यूक्रेनी फौज की जनूबी कमान ने कहा कि रॉकेट हमले में रूस के जेर कब्जा नोवा काखोवका में एक डेपो को निशाना बनाया गया, जो बहरिया अस्वद के अहम बंदरगाही शहर खिरसोन के मशरक में वाक़ है, जिस पर रूसी अफवाज का कब्जा भी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में एक जोरदार धमाका दिखाया गया। हमले की नौयत देखकर लगता है कि यूक्रेनी अफवाज ने हमले के लिए अमेरिका के फराहम करदा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम या हिमार्स का इस्तेमाल किया है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने यूक्रेन के लिए ताज़ा माली इमदाद की मंजूरी दी है। 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़जाना ने मंगल को यूक्रेन की हुकूमत को 1 बिलियन यूरो के कर्जों की मंजूरी दे दी है। इस इमदाद के बाद कीव को यूरोपीय यूनियन की मैक्रो फाइनेंशियल इमदाद की कुल रकम 2.2 बिलियन यूरो तक पहुंच गई है। I am delighted to inform you that we have agreed on 1 billion euros micro financial assistance to Ukraine, which the Commission would like to provide for Ukraine before the summer break. Also, ministers endorsed today the provision of 1 billion euros macrofinancial assistance to Ukraine. This is a first part of the EU's exceptional macrofinancial assistance package of up to 9 billion euros to help support Ukraine's macroeconomic stability and deal with challenges caused by Russia's brutal war. अमेरिका और ईरान के बीच तलखियां कम नहीं हो रही है। व्हाइट हाउस में यौमिया प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि उनके पास ये खुफिया मालूमात मौजूद है कि ईरान अनकरीब यूक्रेन की जंग के लिए मॉस्को को मुसल्लह ड्रोन से रवाना करेगा और इसके लिए रूसी फौजियों को ट्रेनिंग भी देगा। उन्होंने कहा कि वाज़ेह नहीं है कि अभी तक ईरान ने रूस को कोई ड्रोन भेजा है या नहीं, ताहम ये वाज़ेह है कि रूस किस तरह ईरान जैसे मुल्कों की सलाहियतों की तरफ देख रहा है, जो पहले ही सऊदी अरब के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल कर चुका है।
That our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training sessions slated to begin as soon as early July. It's unclear whether Iran has delivered any of these UAVs to Russia already. But this is just one example of how Russia is looking to countries like Iran for capabilities that are also being used, I might add, or have been used before we got the ceasefire in place in Yemen, to attack. ईरान के सियासी तज्जियाकारों ने अमरीका पर तनकीद करते हुए इसे मशरक़ी वस्ता में बदअमनी की जड़ करार दिया। उनका कहना है कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मिलकर ईरान को दबाने की उसकी कोशिशें काम नहीं आएंगी। ख्याल है कि सदर जो बाइडन इस हफ्ते मशरक़ी वस्ता का सरकारी दौरा कर रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस सफ़र का मकसद ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ अमरीकी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई दिफाई इत्तेहाद बनाने के लिए कुछ ममालिक पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीका ने महसूस कर लिया है कि वो ईरान की तरक्की को मौसर तरीके से रोक नहीं सकता और ईरान ने मौसर और मुस्बत मसालिहती मुज़ाकरात के कई दौर शुरू किए हैं। यूक्रेन की जंग के बाद अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने रूस पर कई किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी है। इन सब के दरमियान दुनिया के कई ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है कि वो रूस से तेल न खरीदें या बिल्कुल कम खरीदें, लेकिन इसके बरक्स भारत भारी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है। मई में भारत ने रूस से यौमिया 8,19,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अप्रैल में ये शर्रा सिर्फ 2,77,000 बैरल यौमिया थी। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल दूसरे ममालिक पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बढ़ा रहे हैं। मगरबी ममालिक यूक्रेन जंग की वजह से रूस को माशी चोट पहुंचाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की ऑयल कंपनियां इसके बरक्स पहले से भी ज्यादा तेल खरीदी कर रही हैं। हिंदुस्तानी तेल कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मिकदार में रूसी तेल खरीद रही हैं, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत मुल्की तेल कंपनियों को बैनुल-अक़वामी दबाव से बचाने के तरीके तलाश करने की कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन की जंग के बाद से भारत ने रूस से भारी मिकदार में तेल खरीदा है। यूक्रेन जंग के बाद रूस से भारत की तेल की खरीदारी में कितना इजाफा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई 2022 में भारत ने रूस से यौमिया 8,19,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि अप्रैल 2022 में सिर्फ 2,77,000 बैरल यौमिया थी। गुज़िश्ता साल मई 2021 में भारत ने रूस से यौमिया के हिसाब से 33,000 बैरल तेल खरीदा था। भारत को तेल की फराहमी के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले सऊदी अरब हिंदुस्तान को तेल फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क था। हिंदुस्तान को तेल फराहम करने के मामले में इराक अब भी पहले नंबर पर है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन की शुरुआत की थी और इसके बाद से भारत के रूस से तेल की दरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ है। रूस भारत को तेल की दरामद पर भारी रियायत दे रहा है। यूरोप और अमेरिका के ममालिक ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। भारत का कहना है कि वो रूस से तेल की दरामद नहीं रोकेगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो पूरी दुनिया एक ही तेल की मंडी की तरफ भागेगी और तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। भारतीय हुकूमत और इसकी रिफाइनरी कंपनियों का कहना है रूस से तेल खरीदना मुकम्मल तौर पर तिजारती है। रूस पर पाबंदियों की वजह से तेल की दरामद में कमी आई थी, लेकिन चीन के बाद भारत ने इसकी तलाफी कर दी है। हिंदुस्तान और चीन की वजह से मगरबी ममालिक रूस को जिस तरह से अलग थलग करना चाह रहे थे वो मुमकिन नहीं हो सका। भारतीय हुकूमती एहलकारों ने कहा कि भारत माजी की गलतियां नहीं दोहराना चाहता। भारत ने ईरान पर मगरबी ममालिक के पाबंदियों के बायस तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन चीन ईरान से तेल खरीदता रहा और इसका फायदा उसे मिलता रहा। हिंदुस्तान का मानना है कि जब चीन रूस और ईरान से तेल खरीद सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। भारत नहीं चाहता कि ईरान वाली गलती रूस के साथ करे, क्योंकि चीन ने पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया।
हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि मुल्क की जरूरियात तरजीह है और रूस तवानाई के शोबे में एक अच्छा दोस्त है। इस शिफ्टिंग के पीछे माशी जरूरियात भी है। हिंदुस्तानी रिफाइनरी कंपनियां रूस से रियायत पर तेल खरीद रही हैं। अगर तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई को मजीद हवा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी I2U2 की पहली वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 14 जुलाई को मुनक्किद होने वाली I2U2 की पहली वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं। इस ग्रुप में भारत और इसराइल के लिए I2 इस्तेमाल किया गया है, जबकि U2 अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग में इसराइल के वज़ीर आज़म यार लेपिड, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन शिरकत करने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने की पहल 18 अक्टूबर 2021 को 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के दौरान हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद 6 शोबों यानी पानी, तवन्नाई, ट्रांसपोर्ट, खलाई, सेहत और खुराक की हिफाजत में मुश्तरका सरमायाकारी को बढ़ाना है। बारिश ने हिंदुस्तान की कई रियासतों में कहर बर्पा कर रखा है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासर हो रही है। कई शहरों में सैलाब की सी सूरत हाल है। नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बारिश और इससे जुड़े वाकयात में अब तक कई जानें इन रियासतों में तल्फ हो चुकी हैं। कर्नाटक में 1 जून से अब तक बारिश और इससे जुड़े वाकयात में अब तक 65 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर गुजरात में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। कई अजला मूसलाधार बारिश से जलथल हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात में 60 से ज्यादा अफराद की मौत बारिश और उससे जुड़े वाकयात में हो चुकी है। साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में भी बारिश से बेहाल है। यहाँ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर मुंबई समेत दीगर अजला में बारिश हो रही है। कई अजला में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। जापानी अवाम ने आज अपने साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को आखिरी बार अलविदा कहा। शिंजो आबे चंद रोज कबल एक कातिलाना हमले में हलाक हो गए थे। आबे मुल्क के तवील अरसे तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने वाले रहनुमा थे। उन्हें गुज़िश्ता जुम्मे को मगरबी शहर नारा में एक इंतखाबी मुहिम की तकरीब से खिताब के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। आबे के जनाजे में रिवायती सियाह लिबास में मलबूस हजारों अफराद ने शिरकत करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। आखिरी रसूमात में खानदान के करीबी अराकीन, मौजूदा वज़ीर आज़म और सीनियर पार्टी अराकीन ने शिरकत की। काबिल ज़िक्र है कि आबे की चौंका देने वाली मौत के 2 दिन बाद उनकी हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने भारी अक्सरियत से ऐवान बाला में कामयाबी हासिल की थी। बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने बताया कि रुखसत पजीर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के जानशीन का इंतखाब 5 सितंबर को होगा। इस वक्त 11 उम्मीदवार इस ओहदे की दौड़ में शामिल हैं और वोटिंग का अमल इस हफ्ते शुरू हो जाएगा। बरतानिया के पार्लिमानी निज़ाम के तहत बोरिस जॉनसन के जानशीन खुद ब खुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इसके लिए किसी आम इंतखाबात की ज़रूरत नहीं होगी। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली सियासी उथल पुथल की वजह से जॉनसन को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हालिया हफ्तों में तकरीबन 50 से ज़ायद अराकीन ने अपने इस्तीफ़े जॉनसन को सौंप दिए थे। कई स्कैंडल की वजह से जॉनसन की अपनी टीम भी उनके खिलाफ हो गई थी। गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को खला में भेजी गई दूरबीन, जिसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसी मंसूबा करार दिया गया था, की मदद से हासिल होने वाली पहली रंगीन तस्वीर जारी कर दी गई है। इस तस्वीर में जनूबी निस्फ कराब के ब्रिज में कहकशाओं का झुरमट दिखाई देता है। ये झुरमट 4.6 अरब साल के फासले पर मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से ऐसी चीजों की रोशनी नुमाया हो रही है जो उनसे भी बहुत ज्यादा फासले पर हैं। इन तस्वीरों के बारे में कहा जा रहा है कि ये कायनात का अब तक का सबसे गहरा और तफसीली इंफ्रारेड नजारा पेश करती है, जिसमें कहकशाओं की ऐसी रोशनी दिखाई देती है जिसने अरबों साल की मसाफत तय की है।
अमरीकी सदर जो बाइडेन भी ये तस्वीर व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान देख चुके हैं। 6.5 months ago, a rocket launched from Earth carrying the world's newest, most powerful deep space telescope on a journey 1 million miles into the cosmos. First of all, that blows my mind. 1 million miles into the cosmos. Along the way, unfolding itself, deploying a mirror 21 feet wide, a sun shield the size of a tennis court, and 250,000 tiny shutters, each one smaller than a grain of sand. Put together, it's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds, orbiting stars, far beyond our own. It's just गुज़िश्ता बरस अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद तातुल का शिकार है। बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुतालबा है कि अफगानिस्तान के लिए इमदाद की फराहमी उसी वक्त होगी जब तालिबान अपने यहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे और लड़कियों की तालीम के हक को तस्लीम करेंगे। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के तनाजुर में तालिबान इस पाबंदी के खात्मे से मुतल्लिक़ बयानात तो देते रहे हैं, लेकिन ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अफगानिस्तान में लड़कियां तालीमी इदारों तक रसाई हासिल कर सकेंगी या नहीं, ये अब एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि तालिबान हुक्काम ने अब तक कोई वाज़े ऐलान नहीं किया है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद तालिबान ने मुल्क भर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी हुई है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 6ठी जमात से आगे लड़कियों के स्कूलों में दाखिले पर रोक है। इलाहा और इनकी बहन इल्हामा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल जाने से कासिर हैं और मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी करने के काबिल न होने की वजह से बेचैनी का एहसास इन्हें सताता रहता है। उस दिन को याद किया जब तालिबान ने पाबंदी का ऐलान किया था। इनके मुताबिक ये बहुत बुरा और अफसोसनाक लम्हा था। That moment is very bad moment, sad moment, because we need education. In future we have life, we have in future we need the job. Every girl's allowed to school and they will education, but that's not true now. I don't understand. بسیار دردآور است، یعنی در شرایطی که ما دخترای افغان فعلا زندگی میکنیم بسیار شرایط سخت است و ما بسیار در یک شرایط سخت زندگی میکنیم. شرایطی است که اصلا به زن توجهی نمیشه. حالا ما چیز نمیفهمیم، خب باید دیگه تصمیم خود بگیرن دیگه. خب بیاز شاید مکتب بر یفهم میگن شروع میکنیم یا نمیکنیم، تصمیم خود جدی نیست. हकीकतन ये पहला मौका नहीं था जब तालिबान ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के खिलाफ फैसला किया। काबुल में एक टीचर फातिमा उम्मीद कहती हैं कि तालिबान स्कूलों को दोबारा खोलने का वादा करके खवातीन को खामोश रखने का इरादा रखते हैं। We are not the women of 20 years ago, and they want to calm all women. And they with this saying that today we open the school, tomorrow we open the school, but nothing. At the end, nothing. They want to cheat all the women of Afghanistan. तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने दावा किया कि स्कूलों के दरवाजे बंद नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से पॉलिसी अभी ज़ेरे नज़र है। بله په دې مورید کې باید ووایم چې دا غونډه د علماو غونډه وه، د اسلامي امارت له لوري څخه راغوښتله سوې غونډه نه وه چې په هغه کې د مسایلو په اړه باندې پرېکړې وشي. دغه اوسنۍ چې کومه غونډه وله او نن پای ته ورسېدله دا د علماو غونډه وله. هغوی خپل نظریات و پیشنهادات د یوې قطعنامې د یو پرېکړه لیک په रवां साल के आगाज में कई यूनिवर्सिटियां खुली थी, लेकिन तालिबान हुक्काम के मुतजाद फैसलों से सूरत हाल गैर यकीनी बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुट्ठी भर सूबों में ही लड़कियों को तालीम फराहम की जा रही है, जबकि ज्यादातर सूबों ने लड़कियों और खवातीन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरान इस हफ्ते के आखिर में ऐलान करेंगे कि वो लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल में वापस जाने की इजाजत देंगे या नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।